लाए हैं आपके लिए एक मजेदार वीडियो जिसमें टॉपिक होगा आपका क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब कभी आप नहाते हैं किसी होदी में, पानी की होदी में आप नहाते हैं, तो आप जब पानी में कुछ डूबते हैं तो आपको कुछ हल्कापन महसूस होता है कि नहीं होता? अब वो हल्कापन क्यों महसूस होता है? ये एक यूनान का आर्किमिडीज नाम का एक आदमी था, उसने अनुभव किया और उसने ये सिद्धांत बनाया। क्या सिद्धांत बनाया? वो आर्किमिडीज के नाम से प्रचलित हो गया। उसका सिद्धांत था कि जब कोई वस्तु, क्या था? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है। और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। द्रव के भार के बराबर होती है। अब इसी के आधार पर बहुत से सवाल बन जाता है। इसको कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्योंकि इसे आर्किमिडीज नहीं बनाया था, उसने बना दिया कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूब जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है और यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब कुछ वस्तुएं पानी में तैर जाती हैं, कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, कुछ सतह पर तैरती हैं, कुछ डूबी हुई तैरती हैं। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है जब कोई भी वस्तु द्रव में डूबती है, जब कोई भी वस्तु किसी द्रव में डूबती है तो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगता है। और वो क्या बल लगता है? उस बल को कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं उसको? उत्प्लावन बल। इसको कैसे याद कर सकते हैं? ऊपर की ओर लगने वाला बल। अब इस उत्प्लावन बल यदि ये वस्तु के बराबर है, क्या है? वस्तु के भार के बराबर। मान लिया वस्तु आपकी W है, माना वस्तु बराबर है W और इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल उत्प्लावन बल मान लीजिए W1, तो यदि
वस्तु का भार अधिक है उत्प्लावन बल से, तो क्या होगा? वस्तु पानी में डूब जाएगी। क्या? वस्तु पानी में डूब जाएगी, फिर नहीं तैरेगी। अब यदि वस्तु का भार W और उत्प्लावन बल ये बराबर है, तो क्या होगा? वस्तु पानी में डूबी हुई तैर जाएगी। और यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु सतह पर तैर जाएगी। तो ये इसकी शर्त होती है उत्प्लावन बल की। अब ये उत्प्लावन बल अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग लगता है। अब ये उसकी पदार्थ की आकृति पर भी निर्भर करता है। कभी कभी वस्तु की एक ही भार की वस्तुएं एक पानी पर तैर जाती है और एक पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है उसकी विशेष आकृति के कारण। आपने देखा होगा, एक कटोरी ले लीजिए, कटोरी की आकृति मान लिया इस प्रकार की है, वो पानी में तैर जाती है। क्यों तैर जाती है? उसकी आकृति इस प्रकार की कि जब हम उसे पानी में डालते हैं तो जैसे ही वो पानी में कुछ डूबती है तो वह अपने भार के बराबर पानी हटा देती है, यानी उस पर उत्प्लावन बल उस वस्तु के बराबर लग जाता है, तो वो वस्तु पानी पर तैर जाती है। इसी भार की धातु का कोई टुकड़ा ले लीजिए। अब ये जो टुकड़ा है इसको पानी में छोड़िए तो ये फौरन डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि ये अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता, और जब पानी नहीं हटा पाता उत्प्लावन बल कम रह जाता है तो ये पानी में डूब जाती है। अब कभी कभी सवाल आ जाता है कि लोहे का इतना बड़ा जहाज, लोहे का इतना बड़ा जहाज बना हुआ पानी पर तैर जाता है, जबकि एक लोहे की सुई छोटी होती है वो पानी में डूब जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है उसकी विशेष आकृति के कारण। क्योंकि जब कोई भी पानी का जहाज इस प्रकार से पानी में जैसे ही डूबता है तो उसकी आकृति इतनी विशाल होती है कि जैसे ही वह पानी में डूबता है तो वह अपने भार के बराबर वो पानी को हटा देता है और वो पानी पर तैरने लगता है कुछ डूब करके। और जो सुई है आपकी, इस सुई को जब पानी में डालते हैं तो इसकी आकृति इस प्रकार की है कि ये अपने भार के बराबर पानी को नहीं हटा पाती और पानी में डूब जाती है। हाँ, यदि आप सुई को पानी में तैराना चाहते हैं तो इसकी आकृति बदल दीजिए, इसको पीठ छेद करके चपटी बना दीजिए इस प्रकार से। जब वो चपटी बन जाएगी तो इसकी आकृति अब ऐसी हो गई कि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो ये अपने भार के बराबर पानी हटा देगी, द्रव हटा देगी। अब जब ये द्रव हटा देगी तो ये सुई पानी में तैर जाएगी। तो ये उस वस्तु की विशेष आकृति पर भी निर्भर करता है। अब आपने एक बात और सुनी होगी, दाब। दाब किसे कहते हैं? तो देखिए, दाब बल की परिभाषा हम आपको पहले बता चुके हैं। बल की परिभाषा हम पहले आपको बता चुके हैं कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे अथवा करने का प्रयत्न करे। यह हमने आपको समझाया। हम किसी वस्तु को बल लगाकर उसे गतिमान कर सकते हैं और किसी गतिमान वस्तु पर बल लगाकर हम उसको स्थिर भी कर सकते हैं। अब यह जरूरी नहीं है कि वो उसकी स्थिति
स्थिति में परिवर्तन कर ही दे। जैसे हमने बताया था दीवार को धकेलेंगे आप, दीवार नहीं जाती अलग, दीवार की स्थिति नहीं बदलती, बल तो वहां भी लग रहा है, तो इसी को बल कहते हैं। और बल कितने प्रकार का होता है ये भी हम पहले आपको बता चुके हैं। घर्षण बल बता चुके हैं, संयोजन बल बता चुके हैं, आकर्षण बल बता चुके हैं, प्रतिकर्षण बल बता चुके हैं और गुरुत्वाकर्षण बल बता चुके हैं। अब यहां पर बल लगने से एक दाब उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? दाब, प्रेशर। अब वो दाब क्या है? तो दाब देखिए, आपने देखा होगा, आप एक बालू रेत का ढेर लगाइए, किसी बर्तन में ले लीजिए, आप ऐसे ढेर लगा दीजिए बालू रेत का। अब उस बालू रेत पर आप एक ईंट जो बड़ी आसानी से मिल जाती है, उस ईंट को लंबवत रखिए। तो जब लंबवत आप रखेंगे तो वो ईंट कुछ बालू में धंस जाती है नीचे। अब इसी ईंट को आप इस बालू के रेत पर आप इस ईंट को इस प्रकार से रखिए, तो वो इतनी नहीं धंस पाती जितनी ये लंबवत धंस जाती है। कारण क्या है कि जब संपर्क क्षेत्र ज्यादा होता है तो उसका दाब कम हो जाता है, और जब संपर्क क्षेत्र अधिक हो जाता है तो उसका दाब कम हो जाता है। यही कारण है कि जब कोई लंबवत बल लगता है तो वहां दाब बढ़ जाता है, और आपका जब क्षेत्रफल ये बढ़ जाएगा, इसी ईंट को आपने लिटा के रख दिया तो वो इतनी नहीं धंसती नीचे, क्योंकि उसका संपर्क क्षेत्रफल बढ़ गया। अब जैसे आप पृथ्वी पर दोनों टांगों से खड़े होते हैं, तो दोनों टांगों से खड़े होने पर पृथ्वी पर दाब कम पड़ता है, और जब आप एक टांग से खड़े होते हैं तो पृथ्वी पर जो है दाब अधिक पड़ता है। ये आपने देखा होगा कि आपकी नुकीली कील दीवार में ठोकने पर आसानी से चली जाती है अंदर, लेकिन यदि वही कील जो आगे से नुकीली ना हो करके थोड़ी सी चपटी हो, इसको ठोकेंगे तो ये दीवार में नहीं धंसेगी, बहुत इस पर ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका संपर्क क्षेत्र जो है अधिक हो गया और इसका संपर्क क्षेत्र कम है। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर बल को हम दाब कहते हैं। क्या बात आई? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले ऊर्ध्वाधर या लंबवत बल को हम दाब कहते हैं, और इस लंबवत लगने वाले बल को हम पीड़नोद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीड़नोद। तो लगने वाला लंबवत बल बटे एकांक क्षेत्रफल, ये दाब का सूत्र होता है। अब एक दाब, ये दाब जो है भाई, ये दाब जो है, इस दाब में आपको कई चीज देखने को मिलती है। क्या दाब एक ही जगह लगता है? क्या दाब भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग लगता है? हाँ, दाब भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम समुद्र में गहराई में जाएंगे दाब अधिक होगा। पृथ्वी पर भी दाब अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। इस दाब से हम समुद्र की गहराई भी माप लेते हैं कि समुद्र से ऊंचाई पर क्या दाब होगा, समुद्र की गहराई में क्या दाब होगा। अब इस दाब से, इसी दाब में एक आता है वायु दाब। क्या आता है? वायु दाब। अब वायु दाब क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर वायु से घिरी है। क्या? हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है, और इस वायु के आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। अब वायुमंडल द्वारा, वायुमंडल जो है ये पृथ्वी के चारों ओर कुछ ऊंचाई तक फैला है, कुछ ऊंचाई तक ये वायुमंडल है। अब वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर
पड़ने वाला दाब, लगने वाला दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता। और इस वायुमंडलीय दाब को हम संक्षेप में वायु दाब भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वायु दाब। अब ये वायु दाब आपके बहुत काम की चीज होती है। जैसे जल पंप में वायु दाब के कारण पानी बाहर आता है, साइकिल पंप, फुटबॉल पंप, साइकिल में आप हवा भरते हैं, तो ये दाब आपका काम आता है। अब ये हमने बता दिया वायु दाब और दाब की परिभाषा और आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो छोटे छोटे ये सवाल आपके मन में जो भी उठते हैं दाब से संबंधित या वस्तु के तैरने से संबंधित या कोई आपकी किताब में अन्य सवाल ऐसा बनता है तो आप उसको नोट करके बताइए, उसका समाधान यहां हो जाएगा। लेकिन होगा तभी जब आप उसको पढ़ करके करने की कोशिश करेंगे। तो आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत है? रट लेते हैं, याद हो जाता है सीधा। अब उसके जो बल ये ऊपर लगता है कैसे लगता है, उत्प्लावन बल क्या होता है और उत्प्लावन बल कितना लगता है किसी वस्तु पर, तो ये तैरने के उस पर आता है। अब आपको ये देखना है कि हम इसका अनुभव कैसे करें। तो आप घर पे भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ईंट ले लीजिए, उसको पहले हवा में हथेली पर रखिए, देखिएगा, फिर पानी में डुबा करके रखिए हथेली पर, तो आपको महसूस होगा कि पानी में वो हल्की दिखाई देती है। तो ये आपके मन में जो भी छोटे छोटे सवाल उठते हों उनको नोट करके लाएंगे और इसका समाधान हम कर देंगे। यदि आपकी को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करना, शेयर कर देना और इसमें कमेंट्स जरूर लिखना। आपके सवालों का मुझे इंतजार रहेगा। आप अपने सवाल नोट करके भेजिए, उसका जवाब भेज दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।